हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम जीव विज्ञान के तहत जीवधारियों का अध्ययन करेंगे और जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान का विभाजन किसने किया, किसे इसे फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी कहा जाता है, किसको, यह भी जानेंगे। आइए हम एक एक कर जानते हैं। इस वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा, लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब पर घंटी को ज़रूर दबाइएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर भी इसे शेयर कीजिएगा। हमेशा ही इससे प्रश्न पूछे जाते हैं। जीव विज्ञान के तहत जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है। किसका अध्ययन किया जाता है? जीवधारियों का। लैमार्क एवं ट्रेविरेनस ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था। हमेशा एग्ज़ाम में पूछता है कि जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था, तो प्रश्न में हमेशा लैमार्क देता है। ट्रेविरेनस के बारे में कम पूछता है, ट्रेविरेनस के बारे में बहुत कम पूछता है, लेकिन दोनों को याद रखिएगा। दोनों को जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था दोनों ने सर्वप्रथम, इसलिए इन दोनों का नाम याद रखिएगा। अरस्तु को जीव विज्ञान तथा जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, यानी फादर ऑफ बायोलॉजी और फादर ऑफ जूलॉजी का जनक जो है अरस्तु को माना जाता है, क्योंकि इन्हीं के समय जो है क्रमबद्ध रूप से इसके बारे में जो है जानकारी प्राप्त होने लगा था। अरस्तु ने समस्त जीवों को दो समूह में बांटा है, जंतु समूह में और वनस्पति समूह में। लिनियस ने भी अपनी पुस्तक सिस्टेमा नेचुरी में जीवधारियों को पादप जगत एवं जंतु जगत में बांटा है। लिनियस ने वर्गीकरण की जो प्रणाली शुरू की, इसी कारण इसे आधुनिक वर्गीकरण का पिता कहा जाता है। कई बार पीसीएस में पूछ चुका है कि आधुनिक वर्गीकरण का पिता किसे कहा जाता है, तो ये लिनियस को कहा जाता है। कभी कभी हम लोग अरस्तु को लगा कर चले आते हैं, लेकिन यह गलत है। कभी कभी लैमार्क भी हम लगा कर चले आते हैं। लैमार्क इसके लिए प्रसिद्ध नहीं है। लैमार्क ने सर्वप्रथम जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किया था, इसके लिए लैमार्क को याद किया जाता है और इसके साथ ट्रेविरेनस को याद किया जाता है। लैमार्क फ्रांस का रहने वाला था और ट्रेविरेनस जो है जर्मनी का रहने वाला था, इसको भी याद रखिएगा। इसलिए ये सब जो प्रश्न जो आप पीसीएस में देखेंगे तो कभी कभी यहीं से उठा के पूछ देता है। व्हिटकर ने आगे चलकर जीवधारियों को 5 जगत में वर्गीकृत किया है। मोनेरा, प्रोटिस्टा, पादप, कवक और जंतु जगत में इन्होंने वर्गीकृत किया। मोनेरा किसे कहा जाता है, आइए उसे जानते हैं। मोनेरा जीवाणु को कहा जाता है, साइनोबैक्टीरिया को कहा जाता है, आर्की बैक्टीरिया को कहा जाता है और तंतुमय जीवाणु जो होते हैं उसे भी इसी जगत में, मोनेरा जगत में शामिल किया गया। प्रश्न पूछता है कि मोनेरा जगत में किसे शामिल किया गया है, प्रोटिस्टा जगत में किसे शामिल किया गया है, पादप जगत में किसे शामिल किया गया है, कवक में कौन शामिल किया गया, जंतु में कौन शामिल किया गया है। ये प्रश्न कभी कभी पूछ जाता है। कभी कभी पूछ देता है कि जीवाणु किस जगत में शामिल किया गया है, तो मोनेरा जगत में शामिल किया गया है। साइनो बैक्टीरिया किस जगत में शामिल किया गया है, तो मोनेरा जगत में शामिल किया गया। इसको याद रखिएगा। और किसने इसका वर्गीकरण किया था, तो व्हिटकर ने इसका वर्गीकरण किया था 5 भागों में। जहां अरस्तु ने 2 भागों में किया है, लिनियस ने भी 2 भागों में किया है, इसने व्हिटकर ने इसे 5 भागों में वर्गीकृत किया। और आधुनिक जो जीव विज्ञान है इसी वर्गीकरण के आधार पर इनका निर्धारण करता है। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? प्रोटोजोआ, एक कोशिकीय, यूकैरियोटिक जीव, एग्लिना इसी जगत के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। हमेशा याद रखिएगा, इन सभी को प्रोटिस्टा के अंतर्गत ही शामिल किया गया। हमेशा प्रश्न पूछता है कि प्रोटोजोआ किसके अंतर्गत आता है, एक कोशिकीय किसके अंतर्गत आता है, तो याद रखिएगा प्रोटिस्टा के अंतर्गत आता है। ये कई बार प्रश्न में पूछा गया है। पादप जगत के अंतर्गत कौन कौन शामिल किया गया है? रंगीन, बहुकोशिकीय, प्रकाश संश्लेषी उत्पाद जीव जैसे शैवाल, मांस, पुष्पीय तथा अपुष्पीय बीजीय इसी जगत में शामिल किए गए। कई बार पूछा है पादप जगत में, जैसे शैवाल और मांस दे देता है,
और पूछता है ये किस जगत में आते हैं, तो याद रखेंगे पादप जगत में आते हैं। कई बार इसको पूछा है, खासकर बिहार पीसीएस, बीपीएससी, यूपी पीसीएस, राजस्थान पीसीएस, ये सब में पूछा गया है। एसएससी में तो कई बार इसको दोहराया गया है। रेलवे का एग्ज़ाम होने वाला है एनटीपीसी, उसमें भी कई बार पूछा गया है, इसलिए इसको याद रखिएगा। कम से कम पादप जगत के अंतर्गत शैवाल और मांस को याद रखिएगा। प्रोटिस्टा जगत के अंतर्गत प्रोटोजोआ को याद रखिएगा और एक कोशिकीय जीव को याद रखिएगा। कवक के अंतर्गत किसको शामिल किया गया है? परजीवी अथवा मृत जीवी सम्मिलित किए गए हैं। इसकी कोशिका भित्ति काइटिन नामक जटिल शर्करा की बनी होती है, इसको भी याद रखिएगा। काइटिन नामक जटिल शर्करा की कोशिका भित्ति कवक की बनी होती है। इसके अंतर्गत परजीवी और मृतोपजीवी शामिल किए गए हुए हैं। कई बार पूछता है परजीवी किसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं, तो ये कवक के अंतर्गत शामिल किए गए हैं। जंतु के अंतर्गत एक बहुत बड़ा क्षेत्र को शामिल किया गया है, जैसे हाइड्रा को भी, जेलीफिश को, कृमि को, सितारा को, मछली को, सरीसृप को, उभयचर को, पक्षी को, स्तनधारी को, जीव इसी जगत के अंग है। जंतु जगत के अंतर्गत बहुत सारे जीवों को शामिल किया गया है, जिसमें स्तनधारी के बारे में कई बार पूछा है एग्ज़ाम में, उभयचर के बारे में कई बार पूछा है, हाइड्रा के बारे में पूछा है, जेलीफिश के बारे में पूछा है। ये सब कई बार पूछा गया हुआ है, एग्ज़ाम में पूछ देता है कि जंतु जगत के अंतर्गत किस किस को शामिल किया गया है, तो ये सब याद रखिएगा। VVI है हमेशा, ये थोड़ा साइंस का, खासकर जीव विज्ञान का सबसे जटिल चैप्टर इसको माना जाता है और सबसे कठिन है इनको याद रखना कि कौन किसके अंतर्गत शामिल किया गया है। लेकिन अगर आप इसको 1-2 बार अगर आप पढ़ लेंगे तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि हमेशा ही एग्ज़ामिनर यहाँ से प्रश्न पूछता है, क्योंकि वह जानता है कि हर स्टूडेंट इसको छोड़कर चलता है, इसको नहीं याद करना चाहता है। और अगर आपको एग्ज़ाम में 1-2 नंबर बढ़ाना है, चाहे वह पीसीएस हो, चाहे वह एसएससी, बैंकिंग, रेलवे हो, तो इनको आपको याद करना होगा, तभी जाकर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर पाएंगे। क्योंकि इनका जो वर्गीकरण किया गया है जंतुओं का, किस वर्ग के अंतर्गत रखा गया हुआ है, इसको याद करना कठिन है, लेकिन आपको याद करना पड़ेगा एग्ज़ाम के व्यू से। दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में हम विज्ञान से ही संबंधित किसी और टॉपिक को लेंगे। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि अगला वीडियो आप तक पहुंच सके। हाँ दोस्तों, मेरा वीडियो आप लोग देखते नहीं हैं। मेरे पास अभी जो है 1600 से ऊपर सब्सक्राइबर है, लेकिन मात्र 2, 4, 5, 10 व्यू ही आता है। मुझे भी समझ में नहीं आता, इतना मेहनत कर मैं वीडियो बनाता हूँ आप लोग के लिए, और आप लोग उसको देखते क्यों नहीं हैं। अभी बारिश का सीज़न है, मेरे घर में पानी आ गया हुआ है, फिर भी मैं बैठ के आप लोग के लिए करंट का वीडियो बनाता हूँ। प्रत्येक दिन मैं करंट का वीडियो डालता हूँ, साथ ही कभी कभी मैथ भी बनाकर डाल देता हूँ, जो इम्पोर्टेंट मैथ के चैप्टर हैं। अभी जो है हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस 3 विषय में एक चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। कभी हिस्ट्री पढ़ाता हूँ, कभी ज्योग्राफी, कभी साइंस, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरा मकसद है कि हम आपको 66वीं बीपीएससी जो अभी आने वाला है, 66वीं बीपीएससी और यूपीपीसीएस, इन 2 का मुख्य रूप से टारगेट है कि इनमें मैं पीटी क्वालिफाई आपको करवा दूँ, इतना पढ़ा दूँ। साथ साथ अभी जो है एनटीपीसी का एग्ज़ाम होने वाला है, एनटीपीसी का, आरआरबी का एग्ज़ाम जिसको कहते हैं, रेलवे का होने वाला है, एसएससी का फॉर्म आ गया है, बिहार अभी जो है दिल्ली एसआई का फॉर्म आ गया है, बिहार एसआई का भी पीटी के लिए फॉर्म आने वाला है, और जो मेंस होने वाला है उसके लिए भी मैं तैयारी करा रहा हूँ। बीएसएससी का भी एग्ज़ाम होने वाला है, उसमें इसी टाइप का प्रश्न पूछता है, पीटी फैक्ट के तहत पूछा जाता है। उसमें कठिन चीज़ों को अब डाला जा रहा है। पहले की तरह एग्ज़ामिनर जो है आसान चीज़ों को नहीं डालता है। पहले ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन रिपीट भी होते थे, खासकर पीसीएस में, एसएससी में, बैंक, रेलवे में, लेकिन अब जो है उसका स्तर जो है बढ़ गया है और अब रिपीट कम हो रहा है। अब नए नए चीज़ों को खोज कर वो लाते हैं, नए नए जगहों से लाते हैं क्वेश्चन को, और वो आपको दे रहे हैं। कठिन से कठिन प्रश्न को बनाया जा रहा है। आपने देखा होगा पीसीएस में, खासकर यूपी चाहे बिहार में बीपीएससी का जो एग्ज़ाम हुआ था 65वीं में, उसने में क्वेश्चन का ट्रेंड ही बदल दिया गया था। जो चीज़ हम छोड़ के चलते हैं उसको वह पूछा है। जैसे साइंस का क्वेश्चन पहले कम पूछता था, 20 पूछता था, अब 30 कर दिया है, मैथ 10 कर दिया है,
उसमें भी अब टफ क्वेश्चन और कन्फ्यूजिंग क्वेश्चन पूछते हैं, जहाँ से आप कन्फ्यूज होकर गलत कर दें। तो आप जो भी पढ़िए उसको एकदम कंठस्थ पढ़िए कि उस पर आपका कमांड हो। ये नहीं कि बहुत सारा चीज़ आप पढ़ लें और उस पर आपका कमांड ही ना ही, तो वह बेकार हो जाएगा। इसलिए थोड़ा थोड़ा पढ़िए और लगातार पढ़िए। अभी कोरोना वायरस है जिसके कारण कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, लेकिन धीरे धीरे आना शुरू हो गया। अभी दिल्ली में SI का फॉर्म आया है, बिहार में भी कई फॉर्म आए हैं, यूपी में भी कई फॉर्म आए हैं। धीरे धीरे करके फॉर्म तो आएंगे ही। राजस्थान में भी कई फॉर्म आए हैं, छत्तीसगढ़ में, MP में भी फॉर्म आने वाले हैं। तो आप तैयारी करते रहिए, मनोबल को नहीं गिराइए, धीरे धीरे ही सही, लगातार तैयारी करते रहिए। हाँ, एक बात और करना है, जिनका 64वीं BPSC मेंस नहीं हुआ है वो उदास नहीं हो। 65वीं अगर मेंस हुआ है, PT हुआ है, तो उसके मेंस की तैयारी में लग जाए। अगर 65वीं भी PT नहीं हुआ है तो 66वीं BPSC की PT में लग जाए। फॉर्म आने वाला है। कोरोना वायरस को लेकर थोड़ा डिले हो गया है, लेकिन कहा जा रहा है कि अगस्त तक फॉर्म आ जाना चाहिए। इस पर हम एक वीडियो भी बनाएंगे कि कब तक फॉर्म आने की संभावना है। लगातार क्रम में पढ़ते रहें। हाँ, वीडियो ज़रूर देखिए। अगर आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लग रहा हो या कोई कमी हो तो आप मेरे नोटिफिकेशन में जाकर बताइए कि सर इसमें ये कमी है, इसको सुधारिए, हम सुधारेंगे। लेकिन मेरा मकसद जो है वो पूरा करने के लिए आपका सहयोग मिलना, सब्सक्राइबर का सहयोग मिलना भी बहुत ज़रूरी है। जब तक आप वीडियो नहीं देखेंगे तब तक मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं क्या पढ़ा रहा हूँ, मेरे सब्सक्राइबर फॉलो कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इसलिए कृपया मेरे वीडियो को ज़रूर देखिए। धन्यवाद दोस्तों।